डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत के पुराने संसद भवन के बारे में। तो देखिए, अगर जाने यहाँ पर तो भारत के संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 में किया गया था और उस समय जो गवर्नर थे वो लॉर्ड इरविन थे, उनके द्वारा किया गया था। खर्च उस समय 83 लाख का आया था। भवन का व्यास जो था 560 फीट था। इसको बनाने में जो समय लगा 6 साल लगे। डिज़ाइन जो किया गया था उसके दो डिज़ाइनर थे, एक सर एडविन लुटियंस और दूसरे हर्बर्ट बेकर। पुराना नाम जो रखा गया था इसका वो संविधान सदन रखा गया था। अब आइए इसकी कुछ डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर डिटेल अगर देखें तो देखिए, संसद और नीचे पड़ा हुआ है राज्यसभा, एक तरफ पड़ा हुआ है लोकसभा। वहीं बात करें तो देखिए, हमारे भारत की जो संसद है वो द्विसदनात्मक व्यवस्था के अंतर्गत चलती है। ठीक है, अगर बात करें तो देखिए, एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन, एक होता है स्थायी सदन, उसे ही बोलते हैं लोकसभा को अस्थायी सदन। कहने का मतलब है उच्च सदन या निम्न सदन, स्थायी या अस्थायी सदन बोल सकते हो। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें राज्यसभा में तो राज्यसभा की जो उम्र होती है वो 30 वर्ष होती है। कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष रहता है। ठीक है, चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। भारतीय राज्यों का अगर प्रतिनिधित्व की बात करें तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में जो है सेवानिवृत्त होते हैं। वहीं लोकसभा की बात करें तो ध्यान रखना, उम्र इसकी 25 वर्ष रहती है। कहने का मतलब है 25 साल के बाद ही पुरुष बन सकता है। ठीक है, कार्यकाल जो रहता है वो 5 वर्ष का रहता है। चुनाव जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व होता है। लोकप्रिय सदन होता है। अब देखिए, यहाँ अगर चर्चा करें तो देखिए, एक तरफ राज्यसभा पड़ा है और एक तरफ जो है आपका लोकसभा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जैसे बात करें राज्यसभा और लोकसभा के अंतर्गत तो देखिए, संसद का जो वर्णन किया गया है वो भाग 5 में और अनुच्छेद 79 में किया गया है। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। देखिए, राज्यसभा सबसे पहले समझ लेते हैं। राज्यसभा की अगर बात करें तो इसमें अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है और वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। देखिए, अगर बात करें तो 250 की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो 12 होते हैं और निर्वाचित जो होते हैं वो 238 होते हैं। मनोनीत का मतलब जो है ये राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें निर्वाचित की तो निर्वाचित में राज्य के लिए 229 सीटें चली जाती हैं और केंद्र शासित प्रदेश को 8 सीटें। वर्तमान सदस्य में देखें तो मनोनीत सदस्य संख्या जो रहती है वो 12 रहती है और निर्वाचित जो रहती है वो 33 रहती है। देखिए, राज्य की बात करें तो 225 सीटें राज्य को चली जाती हैं, केंद्र शासित प्रदेश को 8 चली जाती हैं। उसमें भी दिल्ली को 3 मिलती हैं, पंडिचेरी को 1 मिलती है और जम्मू और कश्मीर में जो है 4 चली जाती हैं, लद्दाख को जोड़कर। अगर लोकसभा समझें तो ध्यान दीजिएगा, अधिकतम जो संख्या रहती है वो 552 रहती है। वर्तमान की जो है वो 545 है। यहीं अगर बात करें हम सबसे पहले अधिकतम में तो राष्ट्रपति द्वारा 2 सीटें मनोनीत की जाती हैं और निर्वाचित जो होता है, चुनाव जो होता है वो 550 के लिए होता है। इसमें राज्य को 530 सीटें जाती हैं और केंद्र शासित प्रदेश को 20 सीटें जाती हैं। वहीं वर्तमान में देखें तो मनोनीत करता है राष्ट्रपति 2 सीटें, निर्वाचन जो होता है वो 543 के लिए होता है। राज्य को 524 सीटें जाती हैं और केंद्र शासित प्रदेशों को 19, जिसमें दिल्ली के लिए 7 सीटें जाती हैं और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों को जो है 12 सीटें मिलती हैं। तो यहाँ पर आपने ये समझा कि संसद का ढांचा क्या है। वहीं अगर हम बात करें नए संसद भवन की तो उसका ढांचा और प्रारूप क्या है उसे थोड़ा समझिएगा। भारत का नया संसद भवन कहाँ है फ्रेंड्स? तो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। देखिए, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर दिया गया। ठीक है, यह भवन 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया गया है। नया संसद भवन केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, भारत विजन अर्थात सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया है फ्रेंड्स। इसकी नींव की बात अगर करें
इसके नींव की अगर बात करें तो इसकी नींव जो रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। ये भी आपको याद रखना है, कब रखी गई थी, तो 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। दूसरी बात देखिए, इस परियोजना को टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा पूरा किया गया। टाटा समूह ने इस भवन के निर्माण के लिए 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी उस समय जब इसको बनाने का ठेका दिया गया था या टेंडर दिया गया था। लेकिन बाद में इसका खर्चा बढ़ गया और लगभग 1200 करोड़ रुपए तक इसका खर्च जो है वो पहुंच गया, क्योंकि नई नई चीजें इसमें स्थापित की गई हैं फ्रेंड्स। अब अगर बात करें, इसको लेकर थोड़ा सा विपक्ष पार्टियों में विवाद भी रहा था। विवाद की वजह क्या है? विवाद की वजह है फ्रेंड्स डेट। कौन सी डेट? 28 मई की डेट। तो 28 मई की जो डेट है, इस दिन क्या होता है कि सावरकर साहब की जयंती होती है। तो विपक्षी दलों का कहना है कि 28 मई को सावरकर साहब की जयंती के कारण इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो अगर जयंती पूछता है कि 28 मई को किसकी जयंती है, तो आपको याद रखना वीर सावरकर की जयंती के दिन इसका उद्घाटन किया गया है। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। नए संसद भवन के निर्माण की घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की थी। दूसरी बात, स्पीकर ने कहा कि नए भवन का निर्माण अगले 100 वर्षों को ध्यान में रखकर किया गया है। फ्रेंड्स, जो हमारा पहला था संसद भवन, उसमें थोड़ा बैठने को लेकर दिक्कत थी। प्लस दूसरी बात है, अब जो नया संसद भवन है ये कागज मुक्त रहेगा। ठीक है, देखिए, नई संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार जल, थल और नभ को समर्पित है। जल को नमन करने के लिए हंस की प्रतिमा लगाई गई है, हंस की प्रतिमा, और नभ के लिए शार्दुल और गरुड़ की प्रतिमा लगाई गई है। थल यानी भूमि के लिए बात करें तो अश्व, घोड़ा और हाथी की प्रतिमा को लगाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। वहीं बात करें नए संसद भवन की संरचना, तो 3 राष्ट्रीय प्रतीकों को प्रमुखता दी गई है। पहला राष्ट्रीय पुष्प, अगर बात करें प्रतीक बोलें तो पुष्प है किसका? कमल का। दूसरा राष्ट्रीय जो प्रतीक है वो पक्षी है, किसका? मोर का। और तीसरा राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो वृक्ष है, कौन सा? बरगद। तो आपको तीनों राष्ट्रीय प्रतीकों का, पहला क्या है? पुष्प के लिए कमल, दूसरा है पक्षी के लिए बात करें तो मोर, और तीसरा है वृक्ष के लिए तो बरगद। देखिए, आगे बात करें, इस भवन में ज्यादा सीमित कक्ष और राजनीतिक पार्टी कार्यालय भी शामिल है। ठीक है, निचले सदन 888 सीटें हैं और ऊपरी सदन अर्थात राज्यसभा में 384 सीटों की व्यवस्था इसमें की गई है। कहने का मतलब है राज्यसभा और लोकसभा दोनों जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर ही बनाए गए हैं। चलिए देखिए, बात करते हैं नई लोकसभा चैम्बर संसद के संयुक्त सत्र के दौरान 1224 सदस्यों को समायोजित करेगी। ठीक है, इसके विपरीत मौजूदा भवन की तरह नए संसद में कोई सेंट्रल हॉल नहीं होगा। ठीक है, नई इमारत भूकंप रोधी होगी और ये सबसे आधुनिक डिजिटल तकनीक के अनुकूल कार्य करेगी। ठीक है, इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से स्वदेशी वास्तुकला को भी शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके बारे में कुछ अहम तत्व। प्रोजेक्ट किसको दिया गया? पीछे बताया, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। दूसरी बात, डिजाइन HCP डिजाइन एंड प्लानिंग है। तीसरी बात फ्रेंड्स, आकार की बात करें तो त्रिभुजाकार और 4 मंजिला ये जो है भवन रहने वाला है। ठीक है, इसमें रोशनी का बहुत बड़ा प्रभाव है। रोशनी का कहने का मतलब है जो सूर्य की किरणें हैं वो संपूर्ण बिल्डिंग को अपनी तरफ घेरे हुए हैं। कहने का मतलब है जो प्रकाश रहेगा वो एक अद्भुत प्रकाश रहेगा, देखने के लायक होगा, क्योंकि जो कार्य किया गया है प्रकाश के लिए वो सूर्य की किरणों को ध्यान में रखकर किया गया है। देखिए, बात करें तो नई संसद भवन के केंद्र में बने सेंट्रल फोयर की छत त्रिकोणीय शीशे से ढकी है, जहां से सूर्य की किरणें छनकर फर्श पर बने पेंडुलम क्लॉक, फ्रेंड्स एक पेंडुलम क्लॉक बनाया गया है जिसमें डायरेक्टली सूर्य की किरणें पेंडुलम क्लॉक में पड़ेंगी और वो क्लॉक अपने आप से कार्य करने लगेगी। ठीक है, को रोशन करने का कार्य करती है। देखिए, अब इसमें यूज की गई चीजें जैसे सागौन की लकड़ी है, लाल और सफेद बलुआ पत्थर है, कालीन है। तो बात करें सागौन की लकड़ी, तो ये फ्रेंड्स नए संसद भवन में जिस सागौन की लकड़ी का प्रयोग हुआ है वो महाराष्ट्र के नागपुर से मंगाई गई है। दूसरी बात, लाल और सफेद बलुआ पत्थर की बात करें तो राजस्थान के सरमथुरा से
लाकर लगाया गया है। तीसरी बात, कालीन की बात करें तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ही कालीन मंगवाकर इसमें यूज की गई है, लगाई गई है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की कालीन जो है भारत में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए एक बात फ्रेंड्स यहाँ गौर कीजिएगा, मैंने आपको बताया था पीछे सेंगोल, सेंगोल क्या है उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए आज से 75 वर्ष पूर्व भारत की स्वतंत्रता की भावना को पुनर्जीवित करते हुए पीएम मोदी ने सेंगोल को तमिलनाडु से आए आदिन, कहने का मतलब आदिनम संतों के हाथों से स्वीकार किया। ठीक है, सेंगोल जो है फ्रेंड्स ये क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक चिन्ह, कहने का मतलब जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, कहने का मतलब है अंग्रेजों के कब्जे में था, उसके बाद जब हमने स्वतंत्रता संघर्ष किया, स्वतंत्रता प्राप्त की, तो उस समय क्या होता है, उस समय क्या होता है जब हमें स्वतंत्रता मिल जाती है, जब हमें स्वतंत्रता मिल जाती है तो उस स्वतंत्रता के दौरान, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है हमारे भारत के गवर्नर थे अंग्रेजी, वो माउंटबेटन की अगर बात करें तो माउंटबेटन ने इसको जवाहरलाल नेहरू को दिया था। ठीक है, किसको दिया था? जवाहरलाल नेहरू को दिया था माउंटबेटन ने। और अगर इसका कहते हैं तो चोल वंश से इस सेंगोल का संबंध था फ्रेंड्स, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात यहाँ देखो बताया गया है कि सेंगोल नेहरू जी को अंग्रेज सरकार ने देश आजाद होने के समय दिया था। उसके बाद ये पहले प्रयागराज में रखा हुआ था। कहाँ फ्रेंड्स रखा हुआ था? तो ये पहले जो है प्रयागराज में रखा हुआ था। दूसरी बात सेंगोल की अगर बात करें, सेंगोल की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो सेंगोल है आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। पहली बात तो तमिल का शब्द है। कहाँ का शब्द है? तमिल का। दूसरी बात ये वर्णन क्या करता है, ये वर्णन क्या करता है तो आपको ये ध्यान रखना, ये वर्णन करता है न्याय के प्रतीक का। किसका वर्णन करता है फ्रेंड्स? न्याय के प्रतीक का वर्णन करता है। दूसरी बात इसके जो इसका जो वास्तुकर्ता है, इसके जो वास्तुकर्ता है वो बंगारू हैं। कौन है फ्रेंड्स? बंगारू इसके वास्तुकर्ता हैं। बंगारू चट्टे जी कह सकते हो आप। ठीक है, दूसरी बात इसको रखा कहाँ जाएगा तो जो मैंने आपको बताया स्पीकर होंगे उनके बिल्कुल बगल में रखा जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गदानुमा आकृति है। दूसरी बात जो इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इसमें नंदी की आकृति बनाई गई है। ठीक है, नंदी का प्रतीक बनाया गया है। नंदी का मतलब ही होता है न्याय का प्रतीक। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। जितने भी इससे टॉपिक बन रहे थे वो मैंने आपको इसमें करा दिए।